हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण में पदार्थ किसे कहते हैं और पृथक्करण का मतलब क्या होता है। तो पदार्थ हमने पढ़ा था कि वह वस्तु जिसमें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो या वह स्थान घेरे तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, और पृथक्करण का मतलब होता है कि अलग करना या बांटना, अलग करना या उससे छांटना, समझ सकते हैं। तो हमारा इस अध्याय में क्या कह रहा है उसको अब देखते हैं। कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब होता है डेली, जो रेगुलर हम चीज़ों को करते हैं वो दैनिक जीवन है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण, अब यहाँ देखिए एक वर्ड आया मिश्रण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा? शरबत हो जाएगा, चाय, बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या है? मिश्रण है। ठीक है, अब कह रहा है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब चाय जब हम बनाते हैं तो चाय की पत्तियों को जो होती हैं वो द्रव से छलनी या चालनी के द्वारा क्या करते हैं? पृथक किया जाता है, मतलब अलग करते हैं। ठीक, कह रहा है फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो आपने खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। सरल का मतलब होता है आसान, परंतु यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। जैसे मान लीजिए कि हमको रेत और नमक का मिश्रण दिया गया और उससे बोला गया कि आप उसमें से नमक को अलग कीजिए, तो दोनों जो होते हैं कि साइज में, आकार में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो उन्हें कणों को बीन कर, चुन कर अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, होगा भी नहीं। तो ऐसा चीज़ों को हम सोचना भी असंभव है। अब क्रियाकलाप 1 में हमसे कह रहा है कि सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। कदापि कॉलम 2 या 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है।
क्या आप प्रत्येक प्रकरण का उद्देश्य अथवा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे में मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अवमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जिसका आकार आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। इसलिए हम इन किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। अब 3.1 पृथक्करण की विधि, मैंने पृथक करने की क्या क्या विधि है उसके बारे में अब हम देखते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। पहला क्या है? हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है कि जो हम हाथ से चुनकर अलग करते हैं वो क्या है? हस्तचयन पृथक्करण विधि है। अब क्रियाकलाप 2 को देखिए। दुकानदार से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैला दीजिए। ठीक है, क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। मतलब जो भी हैं उसको क्या करें? अब अलग करें। ठीक है, तो हस्तचयन की विधि, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग हस्तचयन की विधि का उपयोग, ठीक है, गेहूं, चावल, दाल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। अब हस्तचयन पृथक्करण का विधि हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? तो गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी अशुद्धियाँ क्या होती है? अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। हस्तचयन क्या है? एक सुविधाजनक विधि है। पदार्थों को पृथक करने की क्या है? एक सुविधाजनक विधि है। अब हमारा दूसरा क्या है? थ्रेसिंग। दूसरा क्या है? थ्रेसिंग है। अब देखिए थ्रेसिंग में हमसे क्या कह रहा है कि आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां के गट्टर देखे होंगे। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। जब भी हम देखते हैं अपने गाँवों में तो क्या होते हैं कि गेहूं को पहले काट कर उसको धूप में कुछ देर के लिए सुखा दिया जाता है, उसके बाद ही थ्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकन लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकनों को सूखे पौधे के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकन आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। आम और अमरूद जो होते हैं वो बड़े बड़े फल है तो उन्हें वृक्षों से तोड़ना आसान होता है, लेकिन जो अनाज होते हैं, गेहूं और धान के जो पौधे होते हैं उसके जो अन्न जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे साइज को होते हैं, तो वो तोड़ना जो है कि बहुत ही दिक्कत है या असंभव है। सूखे पौधे की डंडियाँ से अनकनों अथवा अनाज को पृथक करने को प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। सूखे डंडियों से अनकनों अथवा अनाज
को पृथक करने के प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। एक बार और देखते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों से अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। थ्रेसिंग का कार्य किससे किया जाता है? तो कभी कभी बैलों से किया जाता है, कभी किसान खुद करता है, या कभी मशीन की सहायता से भी करता है। अत्यधिक मात्रा में अनकनों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर अधिक मात्रा में अनकन होते हैं तो पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा क्या है? निष्पावन। तीसरा क्या है? निष्पावन विधि। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों को कणों के अमाप सामान्य है? अमाप सामान्य है। क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान, समतल का मतलब होता है बराबर स्थान, समतल का मतलब बराबर स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। क्या कहलाती है? निष्पावन विधि कहलाती है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन क्या कहलाती है? क्या करना है? निष्पावन विधि क्या है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई अनाज है, उसको अगर अलग करना है तो हम क्या करेंगे? एक समतल प्लेन पर ले जाएंगे, उसको किसी प्लेट में रखेंगे या समाचार पत्र में, और उसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे और उसको हम लोग धीरे धीरे गिराएंगे ताकि वो फिसल कर धीरे धीरे नीचे गिरे। नीचे गिरने से क्या होता है कि जो भारी अन्न होते हैं वो एक स्थान पर गिरेंगे और जो हल्के अन्न या अशुद्धियाँ होती है वो वायु के गति के साथ कुछ दूर जाकर गिरते हैं। यही विधि क्या कहलाती है? निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। क्या निष्पावन विधि द्वारा किया जाता है? तो पवन और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने में करता है। किसान इसका उपयोग कहाँ करता है? हल्के भूसे से भारी अन्न कणों को पृथक करने के लिए करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि हल्के भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। अब हमारा क्या है? चालन विधि। क्या है? चालन विधि। चालन विधि में क्या है कि कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन या
तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या आप चालन द्वारा चॉक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अब हमारा क्या है? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि। क्या है? अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे तली में बैठ जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेरने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेरने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयव को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक गिलास दिया हुआ है। इसमें नीचे क्या है? जल है और ऊपर क्या है? ये जो है कि वो भारी कण है। और ये क्या होते हैं कि देखिए, ऊपर सबसे ऊपर है और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये नीचे आ रहे हैं और क्या है? तली में ये बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यही जो हमारा जो हो गया अवसादन हो गया। और इसी दोनों को हम लोग आपस में जब उलेलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? निस्तारण हो जाते हैं। ठीक है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है। जो ऊपरी परत पर बनेंगे उसको क्या किया जाएगा? निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाएगा। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रकार को निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं या फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और
निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है। पंकिल का मतलब होता है कि गंदा कचरा, जेली टाइप के समझिए, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। अविलेय का मतलब कि जो जल में घुलनशील ना हो। जो जल में घुलनशील ना हो उसे क्या कहते हैं? अविलेय कहते हैं। जो जल में घुलनशील ना हो वो अविलेय, और जो जल में घुल जाए वो विलेय। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र क्या होता है? निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा छिद्र। चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? शंकु के मोड़कर कीप जैसा बना लिया जाता है और इसको क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में होता है। निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ होता है? तो पनीर बनाने में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। पनीर बनाने में किसका उपयोग होता है? तो निस्यंदन विधि का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इससे मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब हमारा क्या आता है? वाष्पन विधि। क्या आता है? वाष्पन विधि। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। जहाँ पर जल होगा क्या होगा? वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। समुद्र के जल में क्या होते हैं? अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है।
इन्हीं लवणों में से क्या है, साधारण लवण में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों को मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक बनाया जाता है। क्या किया जाता है, लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। ठीक है, इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण या निस्यंदन द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया है। आप देखते हैं केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है। ठीक है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर, संघनित का मतलब होता है कि जमकर आपस में मिलकर जमने लगता है और क्या हो जाते हैं, द्रव बना लेते हैं। प्लेट के नीचे से कुछ बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है, संघनन है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन अथवा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। हमने क्या किया है, तो हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधि का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ये क्या है, जल किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। कई पदार्थ जल में घुलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहे थे। उन पदार्थों को क्या कहे थे, जो जल में घुल जाते हैं, विलेयी कहे थे। जो नहीं घुलेगा वो क्या है, अविलेयी है। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा,
क्रियाकलाप 8 को अब देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोरित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोरित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोरित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जब हम लोग पानी में नमक बार बार मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो पानी जो है कि उस नमक को ऑब्जर्व कर ले रही है। धीरे धीरे पानी जो है कि नमक को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब पानी जो है कि जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, जब पानी उस नमक को और नहीं घोल सकता है, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी। क्या थी? संतृप्त विलयन बनाने में आवश्यक मात्रा से अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। इस बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। जब हम पानी के और नमक को विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें और नमक की मात्रा अधिक घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुली है? आइए पता लगाते हैं। अब क्या है? क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक क्या करना है? 2 गिलास लेना है, दोनों गिलास में आधा कप पानी भरना है। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। 1 गिलास में क्या करना है कि 1 चम्मच नमक मिला देना है और तब तक विलोरित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए और उसे तब तक मिलाते रहना है जब तक नमक पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। अब क्या करना है कि बारी बारी से एक एक करके हमके नमक को क्या करना है? 1-1 चम्मच करके डालते रहना है और अच्छे से विलोरित करते रहना है। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी को 3.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब नमक का हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसमें 1-1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसी प्रकार उसको मिलाते रहेंगे। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं या कोई और पदार्थ भी हम ले सकते हैं जो जल में घुलनशील हो। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है?
हमने पृथक पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। हमने क्या सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से क्या होता है, विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण समाप्त हो गया और उस अध्याय 3 के पदार्थों का पृथक्करण का सारांश दिया हुआ है कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसका जो मेन बातें हैं वो दिया हुआ है। एक बार उसको हम फिर से समझते हैं। सारांश में क्या कह रहा है, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में कि पदार्थों के पृथक्करण की क्या क्या विधियां हैं, तो आप लिखिएगा हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों के अवयवों के पृथक्करण के विधि है। आगे हमसे कह रहा है कि अनाज से भूसा और पदार्थों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। अनाज से भूसा को किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हस्तचयन विधि द्वारा। ठीक है, अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो हस्तचयन विधि द्वारा किया जाता है। आगे हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा या अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा को भारी अनाज से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो निष्पावन विधि द्वारा। क्या है, निष्पावन विधि द्वारा। ठीक है, अब हमारा आगे क्या कह रहा है, चौथा बिंदु क्या है, किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई हमको मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कणों का अमाप में अंतर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई और छोटा है, इस तरह के अलग अलग हैं साइज में, आकार में उसका बहुत सारा चेंजिंग है, मैंने बदला हुआ आकार है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण करते हैं। ठीक है, उस मिश्रण से हमको निकालना होगा तो किस प्रक्रिया द्वारा निकालेंगे, निस्यंदन या चालन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। जैसे रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण क्या होते हैं, तली में बैठ जाते हैं, तो इस विधि से अलग किया जाता है, तो निस्तारण विधि द्वारा इसे अलग जल से अलग किया जाता है। अब हमारा आगे पॉइंट बिंदु है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, किस विधि द्वारा, निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब हमारा आगे कह रहा है कि किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में, वाष्पन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है।
हमने पिछले भी इस अध्याय में सीखा था, और हमारा सारांश में भी क्या है कि किसी पदार्थ के विलयन को क्या किया जाएगा, जब गर्म किया जाएगा तो उसमें और अधिक मात्रा में उस पदार्थ को घोला जा सकता है। ठीक है, जल विलेय पदार्थों के विभिन्न मात्राओं घोलता है। जल क्या है, विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं को भी अपने में घोल लेता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।